आइए लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट एविडेंस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छे से जो है आप इसको मेरे साथ इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं। कोई किताब नहीं खोलेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे, आप मुझे सुनते जाएंगे और आप लोग जो है ऑडिट एविडेंस में उस्ताद बन जाएंगे। राइट। आप अगर सिर्फ इसका ऑडियो वर्जन चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्पॉटिफाई पे या फिर गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट पे ऑडिट विद नीरज वाले पॉडकास्ट को फॉलो करना है और आप लोगों को इसका ऑडियो वर्जन में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वॉक करते समय, जॉग करते समय, इवन जिम करते समय भी जो है वो सुन सकते हैं, यानी कि हेल्थ भी और स्टडीज भी। राइट। तो ऑडिट एविडेंस किसमें जो है चर्चा की गई है, ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट एविडेंस के लिए जो बेस हमारा स्टैंडर्ड है वो है एसए 500 और ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन बताता है वो स्टैंडर्ड। और ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपने कंक्लूजन्स बनाता है, जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बेस करता है। यानी ऑडिटर और ऑडिट का, यानी कि ऑडिट एविडेंस का और ऑडिट ओपिनियन का काफी जबरदस्त जो है वो रिश्ता है। ओके। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या आता है। ऑडिट एविडेंस के अंदर आते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, और साथ साथ में ऑडिट एविडेंस के अंदर आती है वो अदर इंफॉर्मेशन। अब देखिए, एक आम बच्चा सिर्फ यहां तक पढ़ के जाता है और एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है, और याद रखिएगा द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज अ बिट एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो है इसके आगे भी रिवाइज करेगा और वो ये भी देखेगा कि भाई साहब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत सिंपल सी बात है, आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, आपके जो लेजर्स हैं, आपके जो इनवॉइस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स हुई हैं, आपके पास, आपकी एंटिटी के पास कोई भी किसी भी तरह की वर्कशीट, कैलकुलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या और कोई रिकैलकुलेशन और कोई रिकंसिलेशन या और कोई कॉस्ट एलोकेशन स्टेटमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे सर पैसे की बातें लिखी हुई हैं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है बन सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट, यानी कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है। बहुत सिंपल सी बात है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आती है कोई भी ऐसी चीज जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सपोर्ट करती है, ऑथेंटिकेट करती है और ऑडिटर के कंक्लूजन्स को भी सपोर्ट करने में मदद करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसी चीजें कौन सी होती हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसी चीजें होती हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, या फिर आप लोगों ने जो डेटर से, क्रेडिटर से, बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली है, या फिर सिंपली स्पीकिंग आपके जो इंटरनल कंट्रोल है उस रिलेटेड कोई मैनुअल है, तो वो भी इसी के अंदर फॉल कर जाएगी। राइट। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ऑडिटर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इन्फॉर्मेशन दोनों को यूज करके ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करता है। ऑडिट एविडेंस के बारे में कुछ बातें, और सबसे पहली बात कि भाई ये क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है, और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं जनरली, लेकिन आपके अदर सोर्सेज से भी ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के अगर कुछ ऑडिट है तो आपको वहां से भी ऑडिट एविडेंस जो है वो मिल सकता है, या फिर आपका एंटिटी के साथ किसी और तरह का एंगेजमेंट है तो वहां पे भी आपको ऑडिट एविडेंस जो है वो मिल सकता है। ओके। देन अब ऑडिट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। ऑडिट एविडेंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन आती है जो मैनेजमेंट की बातों को सपोर्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन आती है जो मैनेजमेंट की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और इवन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपकी ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में आती है। आई होप आप लोग जो है ये बात याद रखेंगे। फिर आप लोगों से एक बात पूछी जा सकती है, क्या ऑडिट एविडेंस और ऑडिट ओपिनियन के बीच में कोई रिश्ता है? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ऑडिटर का ऑडिट ओपिनियन देने में ज्यादातर काम है क्या? ज्यादातर काम यही है कि ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना, उसे इवेल्युएट करना, उस ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना और उसे इवेल्युएट करना। आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। ओके। और अब एक बात और सुन लीजिएगा, ऐसे 200 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीजनेबल एश्योरेंस, कम ऑन, क्या रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो ऑब्टेन करनी होती है ऑडिटर ने। और रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन होती है? जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, जब ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाता है, तभी रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो ऑब्टेन होती है। एक बात और याद रखिएगा कि ऑडिटिंग एक लॉजिकल प्रोसेस है। लॉजिकल प्रोसेस मतलब, ध्यान सुनिएगा कि ऑडिट में आपको ओपिनियन बनाना है, ओपिनियन बिना कंक्लूजन और बिना ऑडिट एविडेंस के नहीं बन सकता है, इसके पीछे सारे लॉजिक्स छुपे हुए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भाई साहब आपने ऑडिटर को अपॉइंट क्यों किया था? ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया गया था कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी पे कमेंट कर पाए। बेसिकली ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया था कि वो बता पाए वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, यानी जो एंटिटी में चल रहा है वही एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है या नहीं दिखाया है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भाई साहब ये आईसीए जो एग्जाम में पूछ सकता है, और इसके लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है। किसका? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का ही ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है। अगर वो रेकलेस एग्जामिनेशन करेगा, नेग्लिजेंट रहेगा, तो याद रखिएगा ऑडिटर में बी एक्सपोज टू लीगल एक्शन, और उसका जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जो प्रेस्टीज है, वो खो सकती है। ओके। देन
इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि भाई ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। लेट मी रिपीट, सफिशिएंसी होती है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस होती है क्वालिटी। और क्वालिटी को आगे आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। क्वालिटी में क्या क्या आता है? क्वालिटी में आता है आपके पास रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ओके अभी रिलेवेंस और रिलायबिलिटी को भी समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सफिशिएंसी की। आपके एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट टेक्स्ट है वो यही है कि भाई सफिशिएंसी से हम लोग मेजर करते हैं क्वांटिटी, और याद रखिएगा क्वांटिटी कितने की दी भाया, ये हमारे क्लास का कोड था। एनीवेज सफिशिएंसी जो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या फैक्टर्स टू डिटरमाइन सफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 3 फैक्टर्स आते हैं। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास मटीरियलिटी, ज़्यादा मटीरियल आइटम यानी कि सफिशिएंसी चाहिए ज़्यादा। फिर होता है रोमम, MRP। रोमम बोले तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के जो चांसेस है उसको हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। इस पर डिटेल में हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बात को सुन लीजिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्लीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अगर ज़्यादा है तो अगेन सफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। फिर आता है साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बड़ी है, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब कि आपस में जो पॉपुलेशन के आइटम्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। तो ऐसे केस में ध्यान से, ऐसे केस में ऑडिट एविडेंस जो आपको चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा ज़्यादा, यानी कि सफिशिएंसी होगी ज़्यादा। आई होप मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, मैं चेक कर लूँ, पता चला इतनी मेहनत करी और वो बेकार हो गई। एनीवेज चलिए, तो इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास क्या, मर्टिलिटी हो गया, रोमम हो गया। और अगर मैं पॉपुलेशन का एक और एग्जांपल आपको दूं तो अगर भाई साहब पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है या स्मॉल है तो उस केस में आपको कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस डील्स विद क्वालिटी, क्वालिटी बोले तो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस का सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए आपके ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर और असर्शन के बीच में। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर और असर्शन के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर तो एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में याद रखिएगा आप लोग जो है इन्वेंटरी की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली जो असर्शन है उसको लेके एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो ये हमारी बात हो गई भाई साहब एप्रोप्रिएटनेस में, क्वालिटी से बात हो गई हमारी रेलेवेंस के बारे में। याद रखिएगा कि कभी कभी जो है रेलेवेंस को हम लोग कॉम्पिटेंस भी बुला देते हैं। नाउ कमिंग टू रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज बेसिकली क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी इज बेसिकली क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता कितनी है जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया है। एक एंटिटी का अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है जिससे एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकलती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, राइट। उसको हमेशा जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट। एनीवेज अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं पेश करने जा रहा हूं वो है कि क्या 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 फैक्टर्स है जिन पे ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो देखिए रिलायबिलिटी जो है वो जनरली स्पीकिंग 4 बातों पे डिपेंड करती है। सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस, कंट्रोल। लेट मी रिपीट, सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस, कंट्रोल। एक बार और बोलेंगे, सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस, कंट्रोल। सोर्स इंटरनल, एक्सटर्नल, नेचर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओरिजिनल, फोटोकॉपी, और आपका एक नेचर और हो सकता है ओरल, रिटन, राइट। डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे जरा मैं 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस वो होता है जो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट जो है कोई अपनी इन्वेंटरी काउंट कर रहा है और ऑडिटर उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस, ओके। एंड जनरली स्पीकिंग डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है, रिटन ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है, ओरिजिनल कॉपीज जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल है, राइट। तो सोर्स में इंटरनल, एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद बात करते हैं सर्कमस्टांसेस। ओवरऑल एंटिटी के अंदर जो है माहौल कैसा था, एंटिटी जो है वो ऑडिट एविडेंस को लेके या फिर एज ऑडिट एविडेंस को लेके नहीं, एंटिटी जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, इंटरनल कंट्रोल को लेके कितनी अवेयर है, कैसे एक्शंस लेती है, कैसा एटीट्यूड है उसका, सारी बातें जो है इस पे भी डिपेंड करने वाली है। याद रखिएगा ये जो हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि रिलायबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी रिलायबल ना हो। जनरली इट इज रिलायबल बट इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि वो रिलायबल ना हो, जैसे कि आपने जिससे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी वो इन्फॉर्मेशन देने लायक ही नहीं था, वो नॉलेजेबल ही नहीं था, या फिर वो रिलेटेड पार्टी निकला। इसी के साथ अगर आप मेरी बुक पढ़ रहे हैं तो अगर आप आईसीए की बुक पढ़ रहे हैं या मेरी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि लगभग हमने जो है 6 पॉइंट्स और डिस्कस कर रखे थे, वो इन्हीं मुद्दों पे जो है वो डिस्कस थे, सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस एंड कंट्रोल। नाउ सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस पे एक लाइन जो है वो मैं आपको जरूर पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई ऑडिट एविडेंस का नेचर जो है वो क्यूमुलेटिव होता है। तो इस लाइन को उससे कनेक्ट कर लीजिएगा कि आप ज़्यादा एश्योरेंस कब ऑब्टेन कर पाएंगे, आप ज़्यादा
एश्योरेंस तब ऑब्टेन कर पाएंगे जब आपको एक ही असर्शन के लिए कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट नेचर का। आपको इंटरनल एक्सटर्नल एविडेंस मिल रहा है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल रिटर्न, आपको ओरिजिनल भी मिल रही है, फोटो कॉपीज भी मिल रही हैं। अगर एक पर्टिकुलर असर्शन के लिए डिफरेंट सोर्सेज से, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, आप लोगों की एश्योरेंस जो है वो ज़्यादा होने वाली है, राइट। चलिए, इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। जनरली स्पीकिंग हम लोग कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ऑडिट के अंदर? कायदे से ये आईसीआई और मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। आफ्टर ऑल, आईसीआई इज वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर एंड रेगुलेटर एंड डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज इन सब्जेक्ट सच एज ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, एनीवेज, सो ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में बात ऐसी है बच्चों कि ऑडिट प्रोसीजर जो है दो तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। एक बताया गया रैप, एक बताया गया फैप। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस बात को सुन लीजिएगा। रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कभी कभी आईसीआई इस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को अदर ऑडिट प्रोसीजर भी कह देता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो बातें आती हैं। एक आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक आता है आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर दो बातें आती हैं, एक आता है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ, अब इन दोनों प्रोसीजर्स को, रैप और फैप को करने के लिए हम बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करते हैं जिनके थ्रू हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन आपको लग सकती है, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए, मैं भी भाई ठाकुर बना हुआ हूँ, क्योंकि मुझे आईसीआई की तरह पढ़ाना है, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। लेट मी रिपीट, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर इंक्वायरी। आप आई वाली लिख लीजिएगा, मैं ई वाली बोल दूंगा, बात एक ही है, ठीक है। आई वाली AE इंक्वायरी हो गई, आई से इंस्पेक्शन, AEIO से ऑब्जर्वेशन, AEIOU रिकैलकुलेशन, राइट। सो रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन पे बात कर लेते हैं। इंस्पेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। यहाँ पे आप लोग जो है एंटिटी के रिकॉर्ड्स को, एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, फिर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। आप फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट कर रहे हैं तो भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा, इंस्पेक्शन से जब आप लोग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं तो हो सकता है वो आपको डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी के ऑडिट एविडेंस मिले, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड सोर्स। याद है ना, रिलायबिलिटी नेचर एंड सोर्स पे डिपेंड करती है। ओके, इवन आप इंस्पेक्शन से, और याद रखिएगा ये जो AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, क्या आप इससे सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप इससे सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी कर सकते हैं, आप इससे जो है वो कंप्लाइंस प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट। आप इससे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ हम लोग ऐसे 315 में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि किससे जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ऑथराइजेशन चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन को यूज करते हुए इंटरनल कंट्रोल की जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। अब आते हैं एक और ऑडिट प्रोसीजर पे, वो है AEIO वाला हम लोग उठा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप लोग एक प्रोसेस जो क्लाइंट कर रहा है या क्लाइंट द्वारा अपॉइंटेड कोई लोग कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को आप लोग विटनेस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग इसे बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसकी डिस्कशन में यहाँ पे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग अलग से ऐसे 505 में कवर करने वाले हैं। जस्ट याद रखिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक रिटर्न रिस्पॉन्स होता है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स होता है ऑडिटर को एक थर्ड पार्टी से। ओके, और जनरली हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अकाउंट बैलेंस जैसी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये अकाउंट बैलेंस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इससे और भी चीज़ें जो है वो कंफर्म की जा सकती हैं। ओके, और याद रखिएगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहीं कहीं पे अच्छा भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो तो आप उनकी वैल्यूएशन को लेके तो आप उनकी एग्जिस्टेंस को लेके तो एक बार कुछ श्योर हो सकते हो, लेकिन उनकी कलेक्टिबिलिटी जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है वैल्यूएशन पे, उस पे जो है आपको एश्योरेंस शायद ना मिले। आइए, देन इसके बाद आता है रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग चेक करते हैं। जो कैलकुलेशन हमारे सामने आई है हम उसको रिकैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने, आपकी एंटिटी ने जो है फॉरेन एक्सचेंज में कुछ खरीदा बेचा था, तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा। अब हम लोग उसको रिकैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई साहब ये फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स वगैरह यहाँ पे यूज हुए हैं ये सही हुए या नहीं हुए। लेट मी चेक वंस अगेन कि रिकॉर्डिंग इज गोइंग और नॉट। बहुत बढ़िया। आइए, देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी एक जो है
मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल का कोई प्रोसीजर है, हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली रीपरफॉर्म जो है वो करके देखते हैं, हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली रीपरफॉर्म करके देखते हैं। क्लाइंट ने जो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रखी है, हम लोग भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के अपना कंफर्ट लेना चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, तो हम लोग जो है दोबारा से उस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बना लेंगे। देन बात करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर की। इस पर भी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर का हम लोग अलग से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 8। बस उसमें याद रखिएगा, ऐसे 520 वहाँ पे आएगा। अभी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको इवेल्युएट करते हैं, जिससे हमें अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस वगैरह अगर होती हैं तो वो मिल जाती हैं। हमें जो कुछ रेशियोज से हमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ दिख जाती हैं, उसको हम आगे फर्दर जो है वो क्या करते हैं, हम उसको फर्दर फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और एक आपको ब्राउनी पॉइंट दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी आगे की पढ़ाई नहीं करी तो शायद आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने आगे पढ़ रखा है और उसके बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो याद रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह भी यूज हो सकते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह भी यूज हो सकते हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिट के एंड में भी हम लोग जो है यूज करते हैं, राइट। ऑडिट के एंड में कैसे यूज करते हैं वो सीए इंटर में नहीं है। एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे यूज होते हैं वो हम सीखेंगे, और एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैसे यूज होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट वो भी हम लोग सीखेंगे। आइए अब हम आखिरी ऑडिट प्रोसीजर पे चलते हैं जिसका नाम है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी में आप लोग इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। हो सकता है वो फाइनेंशियल और फाइनेंशियल हो सकता है वो नॉन फाइनेंशियल हो। तो इंक्वायरी सिंपली सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, चाहे वो एंटिटी के अंदर हो या एंटिटी के बाहर हो। और याद रखिएगा कि वो फाइनेंशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंक्वायरी से अकेले आप लोगों को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता। इंक्वायरी आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्वायरी अलोन इज एबल टू गिव यू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप इनकरेक्ट लिख के आएंगे, आप बोलेंगे कि आपको इसको इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए। ओके, अच्छा। अब इंक्वायरी जो है आपकी ये भी ट्रू फॉल्स आ चुका है आपके एग्जाम में। इंक्वायरी जो है आपकी रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और आप लोगों के लिए वो इनफॉर्मल ओरल डिस्कशन के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो इनफॉर्मल ओरल डिस्कशन के फॉर्म में है विद मैनेजमेंट एंड TCWG, तो ऑडिटर को ट्राई करना चाहिए कि भाई साहब ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन मिल जाए उस पर्टिकुलर ओरल इंक्वायरी के केस में फ्रॉम दी रेलेवेंट पर्सन। अब याद रखिएगा इंक्वायरी से किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। इंक्वायरी से आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है जो पहले से आपके पास थी उसको सपोर्ट करती हुई, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले नहीं थी, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपके पास इंक्वायरी से निकल सकती हैं। और इंक्वायरी जनरली कॉरोबरेट करती हैं आपके द्वारा पहले से ऑब्टेन किए गए ऑडिट एविडेंस को। कॉरोबरेट मतलब सपोर्ट करती हैं आपके द्वारा पहले से ऑब्टेन किए गए ऑडिट एविडेंस को। ओके, एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि इसी इंक्वायरी के बेसिस पे आप लोगों के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिससे ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या एडिशन और मॉडिफिकेशन करना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इंक्वायरी से आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिससे ऑडिटर ये डिसाइड कर सकता है कि मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या मॉडिफिकेशन और क्या एडिशन जो है वो करना है, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने ऑडिट के अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट जो है इसका कंसिडर कर सकता हूं। चलिए अब हमारे पास बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक बचे हैं, जैसे कि टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हम इसे दो पार्ट्स में बांटते हैं, नेचर और सोर्स। नेचर में फिर दो पार्ट आते हैं, विजुअल और ओरल। सोर्स में जो है दो पार्ट आते हैं, सॉरी नेचर में तीन पार्ट आते हैं, विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सोर्स में जो है वो दो पार्ट आते हैं, और दो पार्ट कौन कौन से हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट एविडेंस वो है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होता है। इंटरनल का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं सेल्स इनवॉइस, एक्सटर्नल का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा। इंटरनल कम रिलायबल है, एक्सटर्नल जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। इंटरनल जो है आपको विद सोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, एक्सटर्नल जो है वो आपको आउटसाइड से मिलता है, और कभी कभी ऑडिटर जो है उसे ऑडिटर जो है वो उसे कैसे ऑब्टेन करता है, वो उसे डायरेक्ट भी ऑब्टेन कर लेता है, जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नाउ नेचर के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। विजुअल जब आप लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको विजुअल ऑडिट एविडेंस मिलता है। ओरल जैसे कि भी हमने बताया था कि इंक्वायरी जब आप करते हैं, इनफॉर्मल इंक्वायरीज करते हैं, इनफॉर्मल ओरल डिस्कशन करते हैं, वो ओरल एविडेंस होता है। अच्छा रहता है अगर आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें तो, उसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले तो। और डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस किस फॉर्म में होता है? ऑब्वियसली रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि सेल्स इनवॉइस या फिर परचेज इनवॉइस। नाउ बात करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्सपर्टीज है किसी भी फील्ड में अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और जिसका काम जो है यूज किया गया है मैनेजमेंट द्वारा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली ने ग्रेचुइटी की वैल्यूएशन बना के दी है प्रोविजन की। अब ऑडिटर उस वैल्यूएशन को यूज कर सकता है, उस वैल्यूएशन को सही माने या नहीं माने, ये डिपेंड करता है कि भाई साहब ऑडिटर ने उसका CCOUR चेक किया है या नहीं। तो ऑडिटर सबसे पहले कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा। सबसे पहले वो चेक करेगा
भाई इसके पास वो नेसेसरी स्किल है, फिर वो चेक करेगा इसने उस स्किल को एक्चुअली में अप्लाई किया भी है, फिर इसने इस नेसेसरी स्किल है अप्लाई किया लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी था या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी। फिर वो उस काम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा और साथ साथ में वो उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को समझेगा कि इसका काम मेरे लिए एक्चुअली में कितना रेलेवेंट है, मेरे लिए इसका काम एक्चुअली में कितना रेलेवेंट है, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑडिटर को डाउट आ रहा है, अगर ऑडिटर को डाउट आ रहा है ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे, या फिर ऑडिटर को इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, अगर ऑडिटर को डाउट आ रहा है एविडेंस की रिलायबिलिटी पे या ऑडिटर को इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस केस में ऑडिटर जो है ये देखेगा कि भाई अब मुझे अपने प्रोसीजर्स में क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन करना है, अब मुझे अपने प्रोसीजर्स में क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन करना है, राइट। एंड फाइनली वो ये भी देखेगा कि भाई इसका मेरे अदर ऑडिट एस्पेक्ट सच एज ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी और रोमम के ऊपर एंड अल्टीमेटली मेरी रिपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पूरा का पूरा SA 500 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने एंजॉय किया है। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. लो भाई लो, तो ये हो गया हमारा SA 500 कंप्लीट। ओके, टाटा बाय बाय। ऑडिट की सी एंटर सी फाइनल की क्लासेस के लिए edu91.org ज्वाइन करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।